स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आप सभी का मेरे चैनल पे एंड आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो क्लास 10 आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी उनके स्टडी में हेल्प मिले। एंड पहले भी वीडियोस जो है मैंने अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे, जो नहीं देखे हैं अभी तक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी वीडियोस अपलोड हो गए हैं, तो आप उनको ज़रूर से ज़रूर देखिए। और क्लास 10 अभी आप लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल होने का कोई न्यूज़ ऐसा नहीं आया है। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम अगर कैंसिल होने का कुछ भी न्यूज़ आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर दूंगी। तो अभी क्लास जो 8 और 9 का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसका अपडेट मैंने आप लोगों को वीडियो अपलोड किया है उसके रिलेटेड, कि उनका एग्ज़ाम जो है अभी पोस्टपोन हो चुका है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ ज्योग्राफी का। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, बहुत अच्छे से देखते हुए चलेंगे और यहीं पे क्लास में लर्न करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है? जो आर्थिक विकास के कारण और प्रौद्योगिकी के कारण संसाधन का जो अधिक उपयोग हुआ है वो कैसे हुआ है, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट वाइज दिया हुआ है, पॉइंट वाइज हम देखते चलेंगे। संसाधनों का अधिक उपयोग प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास से संबंधित है। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संसाधनों का दोहन भारी पैमाने पर संभव हुआ तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। करेक्ट बात है। जब आर्थिक विकास कर रहे हैं, अभी देखिए जैसे पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है जैसे जैसे बढ़ रही है, आप देखोगे कि जंगल का जो क्षेत्र है वो कम होते जा रहा है। अभी देखिएगा जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक को बड़ा करने के लिए आसपास जो भी जंगल थे वो सबको हटा दिया गया, पेड़ पौधों को काट दिया गया। तो इससे क्या हुआ? संसाधनों का अधिक उपयोग हुआ, उसका दोहन किया गया। ठीक है, तो ये प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संसाधनों का दोहन जो है वो भारी पैमाने पर संभव हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, संसाधनों की उपलब्धता अपने आप में विकास का कारण नहीं बन सकती जब तक कि उसे उपयोग में लाने लायक प्रौद्योगिकी अथवा कौशल का विकास नहीं किया जाए। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता गया, संसाधनों का दोहन भारी पैमाने पर किया जाने लगा। करेक्ट बात है। जैसे जैसे जो है प्रौद्योगिकी का विकास होने लगा, संसाधन का भी भारी पैमाने पर जो है यूज हो रहा है। जितना अधिक संसाधनों का दोहन हुआ, आर्थिक विकास भी उतना ही आगे बढ़ा। करेक्ट बात है। जितना अधिक दोहन हो रहा है उतना ही विकास भी हो रहा है, हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले क्या थी? पहले छोटी छोटी पतली पतली सड़कें आप लोग को देखने मिलती थी, अभी बड़ा बड़ा हाईवे देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी सड़कें देखने को मिलती। क्यों, कैसे हुआ? तो जितने भी पेड़ पौधे थे आसपास के वो सारे को क्या कर दिया गया? सफाचट कर दिया गया। तो इसमें क्या हुआ? जितना अधिक उसका दोहन हुआ उतना ज़्यादा अधिक आर्थिक विकास भी हुआ, हम कह सकते हैं। औपनिवेशिक काल में संसाधनों का दोहन बड़े पैमाने पर हुआ क्योंकि साम्राज्यवादी देशों ने अपने उच्च प्रौद्योगिकी के माध्यम से संसाधन का दोहन किया। ठीक है, इससे साम्राज्यवादी देशों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, भले ही इसका लाभ उपनिवेशों को प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात करेक्ट है कि संसाधनों का जो है अधिक दोहन किया गया है प्रौद्योगिकी के विकास, आर्थिक विकास में। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि संसाधन के संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। संसाधनों के संरक्षण क्यों आवश्यक है? कारण बताना है। संसाधन का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? तो जनसंख्या की वृद्धि और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का निरंतर उपयोग हुआ है। यदि उपभोग की यही गति रही तो एक दिन आर्थिक विकास रुक जाएगा और मानव सभ्यता का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अतः संसाधनों का संरक्षण अनिवार्य हो गया। सही बात है। अगर हम उसको यूज करते जाए तो वो धीरे धीरे एक दिन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और वो खत्म होने के बाद क्या होगा?
हमारा जो अस्तित्व है, मानव सभ्यता का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएगा। इसीलिए संसाधनों का संरक्षण क्या है, अनिवार्य है। तो हम बढ़ते हैं यहाँ पे कि संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता निम्नांकित कारणों से, किस कारणों से है, तो निम्नांकित कारणों से है। अब देखते हैं क्या क्या कारण है इसका। फर्स्ट है इसका, मानव आवास के कारण बसे प्रदेशों में भूमि दुर्लभ हो गई है। मानव आवास के कारण बसे प्रदेशों में क्या हो गई है, भूमि दुर्लभ हो गई है। कृषि के लिए उपयोगी भूमि पर मकान बन रहे हैं, करेक्ट बात है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ चुका है। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, जो कृषि का भी भूमि था उस पर भी क्या बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं लोगों के रहने के लिए। अतः यह आवश्यक हो गया है कि उपलब्ध भूमि का योजनाबद्ध उपयोग किया जाए। यह आवश्यक हो गया है कि जो भी भूमि है, जो भी उपलब्ध भूमि है, उसका हम लोग योजनाबद्ध उपयोग कर सकें। नेक्स्ट है, भूमिगत जल के निरंतर उपयोग से जल स्तर नीचा हो गया है, जिससे कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए भूमिगत जल का संरक्षण क्या हो गया है, आवश्यक हो गया है। तो करेक्ट बात है, भूमिगत जल का निरंतर उपयोग हो रहा है, लोग बोरिंग करवा रहे हैं, क्योंकि भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको भी क्या चाहिए, पानी चाहिए ना, हर चीज़ के लिए पानी ज़रूरत होता है, पानी का ज़रूरत है। तो वहाँ पे बोरिंग हो रहा है, इतने सभी घरों में अब बोरिंग हो गया है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, भूमिगत जो जल है वो निरंतर उसका उपयोग के कारण उसका जल स्तर क्या हो गया, नीचे हो गया है, और जिससे कृषि पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट है, वनों का निरंतर कटाई से वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। बिल्कुल ही सही बात। यदि वनों के संरक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदूषण इतना अधिक बढ़ जाएगा कि मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। करेक्ट बात है। अभी अभी के डेट पे हम डेली के डेली नए नए न्यू क्या सुनते, बीमारियां सुनते हैं। पहले के ज़माना में आप देखोगे उतना ज़्यादा ये सब बीमारियां नहीं होती थी। क्यों अभी हो रहा है, हार्ट अटैक हो जाता है लोगों को, क्यों इतना ज़्यादा बीमारियां हो रही है, क्योंकि अभी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, प्रदूषण बढ़ गया है। जिसके कारण क्या हुआ, प्रदूषण बढ़ने के कारण लोग जो सांस तो ले रहे हैं बट सांस के साथ क्या ले रहे हैं, गंदी वायु ले रहे हैं, जो लाइक जो गाड़ी का जो धुआं निकल रहा है, जो भी गाड़ी, कार है पे लाइक कुछ भी स्कूटी है, उससे जो धुआं निकल रहा है, बस है जो धुआं निकल रहा है, वो सब हम अपने सांस के द्वारा क्या ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं। तो वो क्या एक अच्छी चीज़ है, नहीं है। आप अभी भी देखोगे शहर में जितना लोग, मतलब शहर के लोगों से ज़्यादा गांव के लोगों में बीमारियां कम होती हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं है। गांव में अभी तक लोग साइकिल का यूज़ करते हैं, बहुत सारे जगहों पे अभी, हाँ अभी ऐसा है कि लोग गाड़ियाँ ले लिए हैं, गांव में भी लोगों के पास लाइक 4 व्हीलर है, लोग कार चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, बट वहाँ पे तो भी शहरों के मुताबिक जो है प्रदूषण कम है, ठीक है। तो वहाँ पे कम होने की वजह से वहाँ के लोगों में आपको बीमारियाँ कम देखने को मिलती है। वो लोग, अगर शहर की अपेक्षा उन लोगों में बीमारियाँ कम होती है, वो लोग जीते भी ज़्यादा है। जो पहले के बुज़ुर्ग होंगे वो आज तक देखिएगा आप हट्टे कट्टे हैं, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने जो है ना सही मतलब खाना जो उन्होंने खाया है उसमें कोई मिलावट नहीं होती थी उनके टाइम में। हमारे टाइम में अभी खाना में मिलावट हो रहा है, अगर आप परवल देख लो तो उसको रंग कर बेचा जा रहा है, लेकिन उनके टाइम में ऐसा नहीं होता था। तो इसीलिए अभी जो है देखिए वनों का निरंतर कटाई हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और अगर इसी तरीके से बढ़ता जाए तो मानव जीवन जो है बहुत ही खतरे में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि खनिज संसाधनों तथा शक्ति संसाधनों के बिना कारखाने लगाना और चलाना असंभव हो जाएगा। इसीलिए खनिज संसाधनों का उपयोग बड़ी सूझबूझ से करना होगा। खनिज भी जो है, कोयला है, ये बहुत दिन दिन बाद बनते हैं, तो इन सब का हम लोग को सूझबूझ करके उपयोग करना होगा, क्योंकि अगर ये क्या होगा, खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा, कारखाना चलाना, ठीक है, ये सब शक्ति संसाधन, ये सब सब क्या हो जाएगा, रुक जाएगा इसके काम, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मृदा का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मिट्टी का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, मृदा एक बहुमूल्य संसाधन है, हमारे भरण पोषण का यह सर्वोच्च साधन है। कैसे भरण पोषण का, क्योंकि मृदा क्या है, मिट्टी में ही लाइक हम लोग सब कुछ उगाते हैं ना,
जो भी जिससे हम लोग को अनाज मिल रहा है, फल सब्जियां मिल रही है, वो सारे चीज़ कहाँ पे पनपता है, कहाँ पे उगता है, मिट्टी में उगता है। तो ये जो है हमारी भरण पोषण का सर्वोत्तम साधन है। समस्त वनस्पति जगत मृदा पर निर्भर है और वनस्पति जगत पर प्राणी जगत निर्भर है। करेक्ट। हम लोग खुद से भोजन बना सकते हैं क्या? अपना भोजन नहीं, हम स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। हम लोग किस पे डिपेंड है? हम लोग वनस्पति जगत पे डिपेंडेंट है, हम लोग जंतु जगत पे डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर आप देखो तो वनस्पति जगत से, पेड़ पौधों से ही हमें सारा भोजन मिलता है। अनाज, जो भी अनाज है, गेहूं है, दाल है, चावल है, सारा कुछ कहाँ से मिल रहा है हम लोग को? वनस्पति जगत से। या फिर अगर आप अंडा देख लो, दूध देख लो, ये सब किससे मिल रहा है? जंतुओं से। ठीक है। नेक्स्ट है, आज भारत के विभिन्न भागों में मृदा से संबंधित अनेक समस्याएं पैदा हो गई है, जिनसे उनकी उपजाऊ क्षमता निरंतर कम होती जा रही है। जल, पवन तथा हिम प्रवाह के द्वारा मृदा के कट जाने से अथवा बह जाने से भूमि कृषि के लिए बेकार होती जाती है। करेक्ट बात है। जल से, पवन से और हिम प्रवाह से जो है, जो मृदा जो कट जा रही है, जिसकी वजह से उसका उपजाऊपन क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। और भूमि जो है, जो भी भूमि है, वो कृषि के लिए क्या होते जा रही है? बेकार होते जा रही है। इसीलिए मृदा का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट है, लगातार एक ही फसल के उगाने से मृदा में मौजूद कुछ विशेष तत्वों का समापन हो जाता है, जिससे मृदा कम उपजाऊ हो जाती है। लगातार कभी भी खेत में एक ही प्रकार का फसल नहीं उगाना चाहिए, फसल को चेंज कर करके उगाना चाहिए। क्योंकि लगातार अगर आप फसल इस तरीके से एक ही फसल को उगा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? मृदा की उपजाऊपन जो है वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट है, रासायनिक उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग तथा सिंचाई की अधिकता कालांतर में मृदा को बेकार कर देती है। अतः मृदा के विषय में गहन अध्ययन, विशेष देखरेख व सावधानी की आवश्यकता है। मृदा के संरक्षण के विभिन्न उपायों पर बल देना अति आवश्यक है। सही बात है। अभी के डेट में जो पहले के ज़माने में जो खाद यूज़ होता था, जैसे गोबर, ये सब यूज़ होता था, अभी के ज़माने में रासायनिक उर्वरक का यूज़ हो रहा है, जिससे मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता हो रही है वो कम होते जा रही है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, मतलब लाइक मृदा जो है बेकार होते जा रही है। तो हमें इन सब से मृदा संरक्षण, मतलब इन सब को रोक के मृदा संरक्षण पे ध्यान देना होगा, जिससे हम मृदा का संरक्षण कर पाए। नहीं तो फिर हमारा भविष्य जो है वो क्या है? अंधकार है। क्योंकि बाद में जा कर के हमें फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी से हमें मृदा का संरक्षण करना चाहिए, अभी से हमें रासायनिक खाद का कम यूज़ करना चाहिए। फसलों को क्या करना चाहिए? पलट पलट के मतलब फसल उगाने चाहिए। एक ही तरह के फसल बार बार नहीं उगाना चाहिए, जिससे मिट्टी की क्या हो जाए, मतलब उर्वरता क्षमता कम हो। पेड़ पौधों की कटाई जो है वो रोकनी चाहिए, ठीक है, जिससे प्रदूषण जो है वो कम हो। इस तरीके से मृदा का हम लोग संरक्षण, क्योंकि पेड़ पौधे अगर हम काटते हैं तो पेड़ पौधे का जड़ क्या करता है? वो मिट्टी को बांधे रखती है। तो अगर हम पेड़ पौधों की कटाई करें तो मिट्टी भी, जब पानी, बारिश, हिम ये सब आएगा तो वो कट के मिट्टी चली जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? ऑप्शन देखिए, वन रोपण या काफ़ी मात्रा में पेड़ों के लगाने से अपरदन की प्रक्रिया को रोकी जा सकती है। पेड़ों का बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक क्या होता है? सिद्ध होता है। इस ढंग से वायु अपरदन को रोका जा सकता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पेड़ को लगाकर वन रोपण करके हम मृदा अपरदन को पहाड़ी क्षेत्रों में रोक सकते हैं। नेक्स्ट है, पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। इससे जल प्रवाह का समुचित प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका आंसर, पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। मिट्टी रोध बांध अवनलिकाओं के फैलाव को रोक सकते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि पेड़ पौधे लगाकर हम पहाड़ी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। दूसरा, पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेती बनाकर भी हम क्या कर सकते हैं? अपरदन को, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तीसरा है, पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। और मिट्टी को, इससे भी मिट्टी अपरदन को हम लोग क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका कि भूमि
रक्षण के लिए आवश्यक है कि वहां हो रहे मिट्टी के अपरदन प्रसार को पहचान कर उसकी रोक के लिए उपयुक्त ढंग अपनाया जाए। और जो भी हम कर सकते हैं मिट्टी के अपरदन के लिए, उस ढंग को हम लोग क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन को रोकने के का एक अन्य साधन है कि पशुओं द्वारा चराई और विशेषकर पहाड़ी भागों में सीमा से अधिक ना हो। जो पशु द्वारा चराई जो होता है ना, जैसे आपका जो भैंस है, गाय है, बकरी है, वो लोग जैसे घास वगैरह चर लेते हैं, तो इस तरीके के पशुओं का जो चराई है उस पर रोक लगाना चाहिए। इससे भी हम रोक लगा के मृदा अपरदन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? वन और वन्य जीव, जो वन में जो जीव है, उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो देखिए यहाँ पे क्यों आवश्यक है। वन और वन्य जीवन संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता क्या होती है, बनी रहती है। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन्य और वन्य जीव का संरक्षण क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट है, इसके संरक्षण से हमारे जीवन को साध्य रखने वाले संसाधनों को बनाए रखा जा सकता है। जीवन साध्य संसाधनों में जल, वायु तथा मृदा को शामिल किया जाता है। ठीक है, वन्य और वन्य जीवों के संरक्षण से क्या होगा, हम अपने जीवन को सही तरीके से चला सकते हैं। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जल, वायु और मृदा को क्या कर सकते हैं, उसका मतलब क्षय होने से, उसके अपरदन होने को रोक सकते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट है, विभिन्न जातियों प्रजातियों में गुणवत्तापूर्ण जनन के लिए वनस्पति एवं वन्य जीवों की जोश विविधता को संरक्षित रखती है। ठीक है। नेक्स्ट है, समुद्रों में मछली पालन बनाए रखने में सहायता करती है। तो हम लोग अगर वन्य और वन्य जीव का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हम लोग वन्य और वन्य जीव का संरक्षण करें तो इससे हम लोग मतलब अपने जीवन को सही बना सकते हैं, सुधार सकते हैं। ठीक है, जैसे समुद्रों में मछली पालन कर सकते हैं, हम लोग बनाए रख सकते हैं। अगर वन्य और वन्य जीव संरक्षण रहेंगे तो पारिस्थितिक विविधता जो है वो बनी रहेगी, जल, वायु, मृदा भी सही तरीके से रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। जल दुर्लभता क्या है? जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है? तो जल यद्यपि प्रकृति का असमाप्त होने वाला उपहार है, फिर भी असमान वितरण, अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा जल दुर्लभ होता जा रहा है। जल की कमी की इस समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं। तो जल की जो कमी की जो समस्या है उसी को जल दुर्लभता कहते हैं। ऐसे तो प्रकृति में जल असमाप्त होने वाला, मतलब समाप्त नहीं होने वाला उपहार, लेकिन इसका असमान वितरण और अत्यधिक मांग, दुरुपयोग भी हो रहा है ना। जैसे नदी जो कारखाने हैं, कारखाने का जो गंदा पानी होता है, गंदा जो कचरा निकल रहा है उसमें से, वो लोग भी नदी नाले में वो लोग बहा देते हैं, जिससे वहाँ पे पानी क्या हो रहा है, गंदा हो जा रहा है, वो पानी पीने लायक नहीं हो रहा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जल दुर्लभता पैदा हो रहा है। ठीक है, जल की कमी से। तो यहाँ पे जल दुर्लभता का क्या कारण है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कारण है इसका। तो संसार भर में जितना पानी उपलब्ध है उसका 2.5% ही मीठे पानी का है। इस मीठे जल का कोई 70% भाग पहाड़ों पर बर्फ के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार मीठे और स्वच्छ पानी की मात्रा बहुत कम रह जाती है। सोचिए, 2.5% ही सिर्फ मीठा है और उसमें से भी 70% भाग जो है पहाड़ों पर बर्फ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है स्वच्छ पानी की मात्रा क्या हो रही है, कम हो जा रही है। इसीलिए ये क्या है, जल दुर्लभता का कारण है। नेक्स्ट है, निरंतर बढ़ रही जनसंख्या के कारण भी प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता निरंतर कम होती जा रही है। जो जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके कारण भी प्रति व्यक्ति पानी की जो उपलब्धता है वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट है, जब हम खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते हैं तो भी पानी की कमी हो जाती। करेक्ट है, जब हम खेती के लिए सिंचाई मतलब जो सिंचाई है उसको आवश्यकता से अधिक करते हैं तो भी क्या होता है, पानी की कमी होती है। नेक्स्ट है, नित्य प्रति बढ़ने वाले उद्योगों के कारण भी पानी की कमी हो जाती। कई उद्योग जैसे कागज उद्योग, इस्पात उद्योग आदि में पानी की बड़ी खपत होती है। तो उद्योगों में भी क्या होता है, पानी का यूज होता है, जिसके कारण भी क्या हो रही है, पानी की कमी हो रही है, पानी की दुर्लभता हो रही है। नेक्स्ट है,
शहरों के निरंतर बढ़ने से भी पानी की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण पानी की कमी हो जाती है। शहरों का जो निरंतर जो शहर जो है वो बढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी पानी की आवश्यकता बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण पानी की क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। तो क्या है, ये जल दुर्लभता का कारण है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल संसाधन से क्या समझते हैं, इससे होने वाले लाभ लिखें। तो जल संसाधन क्या है, तो पृथ्वी पर प्राप्त जल का वह भाग जिसका उपयोग मानव के द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है, जल संसाधन कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी पर जो भी जल प्राप्त है उसका उपयोग जो मानव के द्वारा किसी न किसी रूप में किया जा रहा है, उसी को जल संसाधन कहते हैं। और जल संसाधन से होने वाले लाभ क्या है, तो कृषि में सिंचाई के लिए जल का उपयोग करते हैं, पीने और घरेलू कार्यों में जल का उपयोग होता है, औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति में जल का उपयोग होता है, सभी प्रकार के गंदगी के निपटान के लिए भी क्या होता है, जल का उपयोग। अगर हमारे घर में एक दिन पानी ना रहे तो कुछ काम होगा, हम बर्तन भी धोते हैं पानी से, कपड़े भी धोएंगे पानी से, घर का पोछा भी लगाते हैं पानी से, हर चीज़, खाना बनाते हैं, पानी पीते हैं। तो बिना पानी के हमारा जीवन जो है वो संभव ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका, वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य क्या है। वर्षा जल संग्रहण का उद्देश्य क्या है, क्यों बोला जा रहा है कि वर्षा जल का भी संग्रहण कीजिए, तो जल की बढ़ती मांग को पूरा करना, जल की बढ़ती मांग के पूरा करने के लिए वर्षा जल संग्रहण मतलब करना चाहिए, इसका उद्देश्य वही है। धरातल पर बहते जल की मात्रा को कम करना, सड़कों को जल भराव से बचाना, भौम जल को इकट्ठा करने की क्षमता तथा जल स्तर को बढ़ाना, भौम जल प्रदूषण को हटाना, भौम जल की गुणवत्ता को बढ़ाना, ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी शुष्क अवधि में जल की घरेलू आवश्यकता को पूरा करना। तो जनरली क्या है कि जो हम लोग वर्षा जल संग्रहण का जो उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है कि जल की बढ़ती मांग को पूरा करना, धरातल पर बहते हुए जल की मात्रा को कम करना, सड़कों को जल भराव से बचाना, भौम जल को इकट्ठा करने की क्षमता और जल स्तर को बढ़ाना, भौम जल प्रदूषण को घटाना, भौम जल की गुणवत्ता को बढ़ाना और ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी शुष्क अवधि में जल की घरेलू आवश्यकता को पूरा करना, यही वर्षा जल संग्रहण का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुउद्देश्य परियोजनाओं की 4 हानि बताना है कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं की क्या हानि है। तो यद्यपि बहुउद्देश्य परियोजनाओं का निर्माण विभिन्न प्रकार के लाभों के लिए किया जाता है, फिर भी इसके कुछ पहलू ऐसे हैं जिसके कारण ये परियोजनाएं विवादों के घेरे में आ गई है। ये पहलू क्या है, तो ये निम्नांकित है। पहला है, बहुउद्देश्य परियोजनाओं के कारण भारी पैमाने पर स्थानीय गरीब लोगों का विस्थापन होता है। करेक्ट, बिल्कुल ही सही बात है कि इसके कारण बहुत से लोगों का, गरीब लोगों का विस्थापन हो जाता है। स्थानीय लोगों को अपनी जमीन, आजीविका, संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए त्याग करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुउद्देश्य परियोजनाओं ने पर्यावरण को भी क्या किया है, प्रभावित किया है। बड़े बांधों के निर्माण में भारी मात्रा में वनों का क्या होता है, क्षरण होता है, पेड़ पौधों का कटाई होता है, जिससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों में वहां मौजूद वनस्पति और भूमि जल में क्या होती है, डूब जाती है तथा कालांतर में अपघटित हो जाती है। किसी स्थिति में बांधों के टूट जाने से समीपवर्ती इलाका जलमग्न हो जाता है। होता है कभी कभी, क्या होता है कि बांध टूट जाते हैं और इससे क्या होता है, अगल बगल का जो इलाका है वो क्या हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। चावल की खेती कौन सा भौगोलिक परिस्थिति में हो सकता है, इसका वर्णन करना है। तो देखिए क्या है, चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल है, मतलब उष्ण भी चाहिए उसको, आर्द्र जलवायु चाहिए। इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 सेमी से अधिक और तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, याद कर लीजिएगा एकदम। ठीक है, 100 सेमी से अधिक चाहिए वर्षा और तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए।
दोमट उपजाऊ मिट्टी जिसमें काफ़ी समय तक पानी इकट्ठा रह सके इस फसल के लिए बहुत उपयोगी है। भूमि समतल होनी चाहिए। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। तो किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? दोमट मिट्टी चाहिए और नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी जो है वो आदर्श मिट्टी होती है चावल के उत्पादन के लिए। इसीलिए चावल अधिकतर पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में खूब उगाया जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं? चावल को उगाया जाता है। हो गया, ये सारे आपको परिस्थिति क्या क्या होनी चाहिए बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट है, एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन दे। पेय पदार्थ का नाम बताना है, फसल का नाम बताना है और उसको उगाने के लिए जो भी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां है उसका विवरण देना है। या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाय की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें और उसके 4 प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम भी बताना है। तो आइए देख लेते हैं कि चाय के लिए पेय पदार्थ में कौन आता है? चाय आता है। तो वही क्वेश्चन है, दोनों सेम क्वेश्चन है। तो चाय पेय फसल है, इसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ, क्या परिस्थितियाँ चाहिए? तो देखिए, इसकी कृषि हेतु लेटेराइट मिट्टी वाली ढालू भूमि उत्पन्न होती है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लेटेराइट मिट्टी। इसके लिए कुशल एवं सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कैसे श्रमिकों की आवश्यकता होगी? कुशल और सस्ते श्रमिक। इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यकता होती है। कितना से कितना? 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। और पानी तो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए उपयुक्त होती है। ठीक है। अब चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य देख लीजिए, असम है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु और केरल है। याद कर लीजिए बिल्कुल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य। तो अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग मिस करके आए और आप लोग एग्ज़ाम में बैठ के ये आप लोग अनुभव करें कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। इसलिए अभी से बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। अभी आप लोगों के पास टाइम है, उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। जो भी टाइम बचा हुआ है उसको बस आप लोग यूटिलाइज़ कीजिए और एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चक्कर में मत रहिए कि 8 और 9 का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है तो आप लोगों का भी होगा। ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ अपडेट आता है एग्ज़ाम पोस्टपोन का तो उसके लिए मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। तो जितना भी क्वेश्चन है आप लोग उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।